हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, सो देखिए नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, थोड़ा समझ में आ रहा होगा यहाँ से। म्यूचुअल यानी कि यहाँ पर बात होगी टू सोलेनोइड्स की या टू कॉइल्स की बात होगी या टू इंडक्टर्स की बात होगी। ठीक है, तो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन क्या था उसके बाद में मैं आपको इसको रिलेट करके बताऊंगा। उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्शन क्या है। तो सेल्फ इंडक्शन के अकॉर्डिंग आपने अगर कोई एक सिंगल ये कॉइल ली, ठीक है, ये कोई कॉइल ली है और इस कॉइल के अंदर आप कांस्टेंट करंट अगर पास करते हैं तो इस कॉइल के इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, और जब आप इस करंट को टाइम के साथ में वेरी करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम के साथ वेरी करेगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी करता है, सो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न्स के अंदर से पास हुआ है, ठीक है, सो इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पास हुआ है इन पर्टिकुलर इन सर्कुलर टर्न्स के एरिया के थ्रू। अब इन एरियाज़ में से जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो इन टर्न्स का कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, तो जब आप करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और फिर इस सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और फ्लक्स चेंज होता है टाइम के साथ, तो फैराडे के अकॉर्डिंग इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होती है और वो ईएमएफ करंट के चेंज का अपोज करती है। डिक्रीज़ होता है तो उसको इंक्रीज़ करेगी और अगर इंक्रीज़ होता है तो उसको डिक्रीज़ करेगी। सो दिस वाज सेल्फ इंडक्शन। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्शन को हम इससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टू कॉइल्स, यहाँ पर ये दो कॉइल हमने रखी हुई है। एक कॉइल ये है, ठीक है, एक कॉइल तो ये है और ये सेकंड कॉइल। दोनों एक दूसरे के नियर बाई रखी हुई हैं, बिल्कुल क्लोज। ठीक है, अब अगर आप एक कॉइल के अंदर से करंट पास करते हैं, ठीक है, इनको कॉइल 1 और कॉइल 2 इस तरह से शो कर लेते हैं। सो कॉइल 1 के अंदर से जब आप करंट पास करेंगे तो कॉइल 1 के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा। ठीक है, और क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड कर्व होंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट कॉइल के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा, इस कॉइल के अंदर जब आप मैग्नेटिक फील्ड करंट पास करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा। तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर एस्टेब्लिश हुई है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये इसके नेबर बिल्कुल क्लोज में रखी हुई है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, सेकेंड कॉइल के थ्रू भी पास होती है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसकी हेल्प से कि जब आप फर्स्ट कॉइल में करंट पास करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है फर्स्ट कॉइल के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेबरिंग कॉइल सेकंड से भी पास होंगी। तो अब अगर आप इस करंट को चेंज करेंगे, फर्स्ट कॉइल में से जो करंट पास हुआ उसको चेंज करेंगे, तो सेकंड कॉइल के अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या सेकंड कॉइल के अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सेकंड कॉइल है उसके अंदर से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज हुई तो इसका सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। लेकिन करंट आपने किसका चेंज किया था, फर्स्ट कॉइल में करंट को चेंज किया था। और जो फ्लक्स है वो किसका चेंज हुआ है, फ्लक्स चेंज हुआ है सेकंड कॉइल का। अगर फर्स्ट कॉइल से करंट को आप इंक्रीज़ करेंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, है ना, फर्स्ट के अंदर, और वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड के अंदर से पास होंगी, तो सेकंड का भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ होगा सेकंड का तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज़ होगा। यानी कि सेकंड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स, वो फर्स्ट कॉइल के करंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमें क्या शो करना चाहिए, हमें यहाँ पर शो करना चाहिए, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो फाई बी, मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकंड कॉइल के साथ में एसोसिएटेड है, सेकंड कॉइल के साथ में लिंक्ड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फर्स्ट कॉइल से जो करंट पास होता है उसके। सो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकंड कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल। अब यहाँ पर सेकंड कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे, तो कांस्टेंट इस जगह पर m यूज़ हुआ है। ठीक है, m का यूज़ किया गया, साथ में यहाँ पर आया हुआ है I1। अच्छा, मोर स्पेसिफिकली इस कांस्टेंट को M21 से शो करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। ठीक है, और आगे क्योंकि हमें पता है हम मैग्नेटिक फ्लक्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो B जो सिंबल है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स था ये। और अभी आगे कंटिन्यू हम क्या करेंगे, अब मैग्नेटिक फ्लक्स को मैं सेकंड कॉइल का फ्लक्स है तो उसको सिंपली फाई 2 से शो कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तब ई यूज़ किया जाता है, बट अभी मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है तो मैं फाई 2 से शो करूँगा, इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और साथ में मल्टीप्लाइड बाई I1। अब आप एक पॉइंट क्लियर करें यहाँ से कि जो M21 है म्यूचुअल इंडक्टेंस, दिस इज़ ए कांस्टेंट वैल्यू। यू रिमूव्ड प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज़ वाई यू यूज़ दिस कांस्टेंट। इसका मतलब ये टर्म कांस्टेंट है तो ये ना तो ये फ्लक्स पर डिपेंड कर रही ना ही करंट पर, क्योंकि करंट इंक्रीज़ करने पर फ्लक्स चेंज होगा, बट ये जो वैल्यू आई हुई है ना, ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डू नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट। ओके, और रही बात यूनिट्स की, जैसे M21 की पहले तो वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो यहाँ से सेकंड के फ्लक्स को आपको डिवाइड करना है फर्स्ट के करंट से, है ना। सो यूनिट तो क्या रहेगी यहाँ से, फ्लक्स के लिए वेबर, और करंट के लिए किसका यूज़ होता है, करंट के लिए यूज़ होता है एम्पियर का। और मैंने आपको बताया था कल भी कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की SI यूनिट का नाम हेनरी रखा गया है, जोसेफ हेनरी के रिस्पेक्ट में। तो ये यूनिट क्या हो गई, वेबर एम्पियर इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से अब आपके माइंड में ये ज़रूर आ रहा होगा अभी कि हम फर्स्ट कॉइल में करंट को पास कर रहे थे तो हमने सेकंड का फ्लक्स फाइंड किया, रेसिप्रोकल भी ट्रू है क्या, डेफिनेटली ट्रू है। मे बी आप सेकंड कॉइल में करंट पास करें, उस केस में फ्लक्स किसका फाइंड करेंगे, आप फ्लक्स फाइंड करेंगे फिर आप फर्स्ट का। सो रिलेशन ये इस तरह से भी शो किया जा सकता है, इसको देखकर आप समझ जाएंगे। फर्स्ट के लिए फ्लक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पर कांस्टेंट यूज होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट का सेकंड के विद रिस्पेक्ट, और यहाँ करंट आप पास करेंगे। अगर फ्लक्स आप फर्स्ट कॉइल के लिए फाइंड कर रहे हैं तो करंट आप किसका फाइंड करेंगे, सेकंड कॉइल के अंदर से जो करंट गया वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, रिलेशन आई होप ही आपको दोनों समझ में आए हैं। अगर आप फर्स्ट कॉइल में से करंट पास करेंगे तो फ्लक्स सेकंड का होगा, और सेकंड कॉइल में से अगर आप करंट पास करेंगे तो यहाँ फ्लक्स फर्स्ट का होगा। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ओके, अच्छा एक छोटी सी मैं आपको थ्योरम का रिजल्ट यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतना वो अकोमोडेट इसके अंदर वीडियो के अंदर इतनी कंप्लीट, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन भी पढ़नी है और उसके अलावा फिर थ्योरम का प्रूफ जो है ना वो इसमें 30 मिनट के टाइम स्पेन में एडजस्ट नहीं होने पाएगा, और कोर्स के अंदर भी आपके पास प्रूफ इन्वॉल्व नहीं है। स्टिल आप इसको ध्यान रख सकते हैं क्या, कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है सेकंड कॉइल का फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट,
या म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट कॉइल का सेकंड के विद रिस्पेक्ट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। सो दिस इज नोन एज, यहाँ शो करते हैं, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सेकंड कॉइल का फर्स्ट के विद रिस्पेक्ट फाइंड करें, या म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट कॉइल का सेकंड के विद रिस्पेक्ट फाइंड करें, इट विल बी सेम, ठीक है। दोनों कॉइल्स एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रखी गई है, इनफ क्लोज, बिल्कुल नेबर में है ना। तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं इसके विद रिस्पेक्ट, या इसका इसके विद रिस्पेक्ट फाइंड कर रहे हैं, तो इट विल रिमेन सेम, ठीक है। अब हम एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है अपने पास कोर्स में, उसकी तरफ चलेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिजल्ट और भी बताऊं। देखिए, आपने करंट किसका चेंज किया, लेट फर्स्ट कॉइल से जो करंट पास हुआ वो आपने चेंज किया, तो उससे क्या हुआ, सेकंड कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट की करंट को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो सेकंड का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, अगर फर्स्ट के करंट को आप डिक्रीज़ करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज़ होगा। सो जब सेकंड कॉइल का फ्लक्स टाइम के साथ में वेरी करेगा तो इसके अंदर, सेकंड कॉइल के अंदर क्या होता है, सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है, और यही इस कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया था म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल यानी कि एक कॉइल में अगर आप करंट की स्ट्रेंथ को चेंज करेंगे तो उसके जो क्लोज मोस्ट बिल्कुल पास में जो कॉइल रखी हुई है उसका फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होगा, और उसका अगर फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हुआ तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो कि करंट के चेंज का अपोज करेगी, करंट के चेंज का, ठीक है। तो जैसे करंट अगर इसमें इंक्रीज़ होगा तो ईएमएफ उसको डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, अगर डिक्रीज़ होता है तो उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो यहाँ कितनी ईएमएफ सेकंड कॉइल में इंड्यूस होगी वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देखिए, रिज़ल्ट अपने पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये सेकंड कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, और ये है फर्स्ट कॉइल से जो करंट पास हुआ वो। अब आप ऐसे करिए, करंट आप किस में चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट में, फ्लक्स किसके लिए, अगर आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं सेकंड कॉइल का, करंट फर्स्ट में चेंज कर रहे हैं और फ्लक्स सेकंड का फाइंड कर रहे हैं ना, तो सेकंड का अगर फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं तो सेकंड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो फाइंड करेंगे। सो सेकंड के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो फाइंड करने के लिए मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल फैराडे की लॉ का, और फैराडे की लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल होगी माइनस d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो यहाँ से देखिए, अब सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस फाइंड कर रहे हैं, तो सेकंड कॉइल के फ्लक्स में जो चेंज आया है, सेकंड कॉइल का जो फ्लक्स है वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो E2 इक्वल्स टू, यहाँ करते हैं नीचे, E2 इक्वल्स टू माइनस d/dt एज इट इज़, और यहाँ सेकंड कॉइल का फ्लक्स सब्सटीट्यूट करना है विच इज़ M21I1। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू I1, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो क्योंकि ये टर्म जो है वो तो है कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होगी, है ना। करंट चेंज कर रहे थे आप, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, ये थोड़े ना चेंज होगा, इसको आउटसाइड रख लेंगे। सो माइनस ऑफ M21 और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे di1/dt। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, इट इज़ क्वाइट यूज़फुल, कि ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप इस रिजल्ट को। सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है, सो दिस विल बी माइनस, जो कि मेनली ये शो करता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगी, है ना। अच्छा, तो अब इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और यहाँ पर आया हुआ है di1/dt, यानी कि सेकंड कॉइल में अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करनी है तो फर्स्ट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आपको फाइंड करना होगा,
या पता होना चाहिए, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया ये तो, और ये di1/dt। फर्स्ट में करंट में चेंज करेंगे आप तो सेकंड कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ऐसे ही अगर आप सेकंड में करंट पास कराते हैं ना, सेकंड कॉइल में करंट पास कराते तो यहाँ क्या आता, di2/dt। और सेकंड में अगर करंट में चेंज लेते तो ईएमएफ किसकी कंसिडर करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट कॉइल की। तो उस केस में रिलेशन क्या बनता, E1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और यहाँ di2/dt। सेकंड कॉइल के लिए टाइम के साथ में करंट का चेंज, और ये फर्स्ट में ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू है। और कल जैसे हमने डिस्कस किया था ठीक वैसा ही यहाँ पर आप कर सकते हैं। अगर इफ़ di/dt को हम 1 एम्पियर पर सेकेंड कंसिडर करें, ठीक है, यहाँ पर या यहाँ पर आप di/dt को 1 रखें, यानी 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हुआ, तो उस केस में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किसके इक्वल आएगा, ईएमएफ के इक्वल आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू ईएमएफ के इक्वल होगी, ठीक है। सो नेगेटिव साइन आप शो कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मेनली नेगेटिव साइन शो कर रहा था ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये डिस्कशन करने के बाद से मेरे पास में एक्सप्रेशन है, इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है, और वो एक्सप्रेशन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें हमें फाइंड करना होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स। सो 2 डिफरेंट सोलेनोइड्स हैं, कोएक्सियल है, एक्सेस सेम है उनका, और उनका हम क्या फाइंड करेंगे अभी, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। सो एक्सप्रेशन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, अरेंजमेंट इस तरह का कंसिडर किया हमने कि ये एक ये सोलेनोइड कंसिडर किया है मैंने, ठीक है, और इस सोलेनोइड की लेंथ जो है वो है L। सोलेनोइड की लेंथ कितनी है, L, ठीक है। अच्छा, एक सोलेनोइड हमने और भी कंसिडर किया, ये रहा कोएक्सियल, यानी एक्सेस इनके क्या कंसिडर करेंगे हम, सेम कंसिडर करेंगे। ये देखिए, ये इसके इनसाइड है, अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए हमने दोनों की लेंथ इक्वल कंसिडर की है, ठीक है। सोलेनोइड्स की लेंथ हमने इक्वल कंसिडर की हुई है, ओके, ठीक है। अब लेंथ देखिए, बात करें पहले ये जो सर्कुलर टर्न्स है इनकी रेडियस की, वो तो आप देख ही रहे हैं कि दोनों की जो टर्न्स है वो भी डिफरेंट है और इनकी रेडियस भी डिफरेंट है, ठीक है। सो जो अंदर सोलेनोइड है, इनर सोलेनोइड है, इसकी रेडियस को हम कंसिडर कर लेते हैं R1। इनर जो सोलेनोइड है उसके लिए रेडियस को R1 से शो कर लेते हैं, और जो आउटर सोलेनोइड है, बाहर जो सोलेनोइड है, इसकी रेडियस को हम कंसिडर कर लेते हैं, देखिए R2। ये देखिए, इसकी रेडियस को हमने कंसिडर किया है R2। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी डिफरेंट है दोनों में, तो मैं यहाँ पर शो करता हूँ स्मॉल n1। स्मॉल n1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये किसके लिए है, n1 इनर सोलेनोइड के लिए, ठीक है। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है, n1। इसी तरह से स्मॉल n2 शो करते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये थी इनर के लिए और ये आउटर के लिए, ठीक है। आउटर सोलेनोइड है ये, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n2 है। अच्छा, ये क्लियर है कि लेंथ दोनों की इक्वल है, अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं।
एक्सिस जो है इनका वो एक्सिस है कॉमन यानी कि सेम, ठीक है। अच्छा, अब दोनों में से आपको किसी एक में से करंट पास करना है, तो मैं इनर से भी करंट पास कर सकता हूँ, आउटर से भी, लेकिन आपके लिए कैलकुलेशन को समझना इजी होगा अगर मैं आउटर के अंदर से, यहाँ आउटर में से करंट को पास करूँ। सो लेट आउटर में से मैंने करंट पास किया हुआ है I2 करंट हमने इसमें से पास कर लिया है, ठीक है। अब सेकंड में से अगर आप करंट पास करेंगे तो फ्लक्स हमें किसका फाइंड करना होगा, फ्लक्स फाइंड करना होगा फर्स्ट के लिए। सो फर्स्ट के लिए हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, सो पहले तो इसके इनसाइड करंट आपने पास किया है, तो करंट पास किया तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। करंट पास किया आपने I2 आउटर सोलेनोइड में से, तो इस कंप्लीट सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, कंप्लीट सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा, ये आपको पता है पहले से, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा ये। सो करंट अगर I2 पास किया तो इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश होना चाहिए। सो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को शो करते हैं यहाँ B2 से, ठीक है। तो B2 की वैल्यू कितनी होगी, क्या फॉर्मूला था, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई करंट। सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, करंट I2 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ। इंटरेस्टिंगली फर्स्ट सोलेनोइड इसके अंदर था, और आप देखिए वही मैग्नेटिक फील्ड जो किसके अंदर एस्टेब्लिश हुआ है, सेकंड के अंदर, वही मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर से पास हो रहा है, फर्स्ट के अंदर से पास हो रहा है, ठीक है। सो मैं फर्स्ट सोलेनोइड की एक टर्न का फ्लक्स फाइंड करता हूँ, सिंगल एक टर्न का। सो फ्लक्स की वैल्यू φ1, लेकिन ये फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ मैं फर्स्ट सोलेनोइड के लिए, लेकिन फाइंड कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा आप, सिंगल टर्न के लिए, एक ही टर्न के लिए फ्लक्स फाइंड कर रहा हूँ। तो सिंगल टर्न के लिए फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड कितना पास हुआ है, B2, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके एरिया से। सो एरिया की बात करें अगर, ये एरिया है, जैसे थीटा तो 0 होगा, अगर जैसे यहाँ आउटवर्ड नॉर्मल डाल लेंगे इस तरह से, ये कॉइल है, एरिया इधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थीटा 0 cos 0 1, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। सो एरिया कितना है, इनर का रेडियस R1 थी, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, πr1 स्क्वायर। ये सिंगल टर्न का फ्लक्स हो गया, फर्स्ट सोलेनोइड की एक ही टर्न का फ्लक्स निकाला है मैंने। बट मुझे फर्स्ट का टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, जिसको फ्लक्स लिंकेज भी कहा जाता है, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर φ1 टोटल लिख लीजिए, टोटल फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है। सो एक टर्न का फ्लक्स आपको पता ही है, सिंगल टर्न का फ्लक्स आपको पता है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट का टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स फाइंड सिंगल टर्न का है ही, टोटल फ्लक्स निकालना है। सो फर्स्ट की टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, एक यूनिट लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है, N1, और लेंथ कितनी है, L। एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है N1 और लेंथ है L, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई N1 इंटू L। वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है आपको ना, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे इसको, देखिए φ1। सो φ1 यानी सिंगल टर्न के लिए जो फ्लक्स था वो था B2 इंटू πr1 स्क्वायर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स फर्स्ट की कितनी है, एक यूनिट लेंथ में कितनी है टर्न्स N1, और L लेंथ में कितनी होगी, L से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास में फर्स्ट का टोटल फ्लक्स आ चुका है, ठीक है। B2 की वैल्यू भी रख लीजिए, अब B2 की वैल्यू कितनी थी, म्यू नॉट N2 I2, म्यू नॉट N2 I2 πr1 स्क्वायर N1 L। ये फर्स्ट का टोटल फ्लक्स आया, फर्स्ट का टोटल फ्लक्स फाइंड किया हमने। अब हमें पता है करंट अगर सेकंड के अंदर से पास हुआ, अगर करंट आप सेकंड के अंदर से पास करेंगे तो फ्लक्स हम फर्स्ट के लिए लेंगे। ये देखिए, ये डिस्कशन हम कर चुके हैं, यहाँ पर सेकंड में से करंट पास होगा तो फ्लक्स हम फर्स्ट का रखेंगे। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, देखिए यहाँ करते हैं
सेकंड में से करंट पास हुआ तो फ्लक्स लेंगे फर्स्ट का, तो ये किसके इक्वल आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 मल्टीप्लाइड बाई I2। फ्लक्स अगर आपको फर्स्ट का कंसिडर करना है, यानी कि करंट अगर सेकंड में से पास किया तो फर्स्ट का फ्लक्स रखेंगे यहाँ, ठीक है। और फर्स्ट का फ्लक्स आ चुका है, फर्स्ट के फ्लक्स की वैल्यू वहाँ रखनी है आपको, म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2। सो म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L इंटू I2, ये देख लीजिए, म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L और लास्ट में I2, ठीक है। वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, किससे इक्वेट करना है उसको, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इंटू I2 से I2 कैंसिल होगा, I2 से I2 कैंसिल हुआ, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 का 2 के विद रिस्पेक्ट कितना आता है, म्यू नोट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट का सेकंड के विद रिस्पेक्ट ये आया, म्यू नोट फर्स्ट की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सेकंड के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पाई R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L। दिस विल बी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड करना है तो क्या करना होगा, अभी मैंने करंट किस में से पास किया, सेकंड में, आप पास कर सकते हैं फर्स्ट के अंदर से, और जब फर्स्ट के अंदर से जब आप करंट पास करेंगे तो फ्लक्स किसका लेंगे आप, सेकंड का, ठीक है। प्रोसीजर यही रहेगा, और एंड यू विल फाइंड दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 का 1 के विद रिस्पेक्ट भी सेम आएगा, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर उस रिजल्ट को डायरेक्ट आपको बताया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 का 1 के विद रिस्पेक्ट या 1 का 2 के विद रिस्पेक्ट सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजल्ट आया हुआ है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, ये रिजल्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, देखिए म्यू नोट एज इट इज़, ये N1 है, स्मॉल N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको ऐसे शो कर लूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। इसका मतलब तो यही हुआ भाई, एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो अगर फर्स्ट की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हम N1 कंसिडर करें, लेंथ L है ही, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गई। ऐसे N2 को क्या लिखेंगे, N2 कैपिटल N2 डिवाइडेड बाई L। सिंबल्स को समझिएगा, स्मॉल N2 जो सिंबल था वो था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का, उसको मैंने कैसे लिखा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। तो सेकंड लेंथ तो दोनों सोलेनोइड की इक्वल है, सेकंड की टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने N2 कंसिडर कर ली, पाई R1 स्क्वायर। अच्छा, पाई R1 स्क्वायर जो है वो एरिया है, लेकिन वो इनर सोलेनोइड का एरिया है। अगर आप इसको ऐसे करना चाहें कि इसमें से इनर में से करंट ले और फ्लक्स लेंगे सेकंड का, देन यू विल फाइंड दैट तब भी इस केस में ये इनर का ही एरिया आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इनटू L। सो L से L कैंसिल हुआ, सो फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए अपने पास में एक रिजल्ट ये भी आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में है बस, ठीक है। म्यू नोट कैपिटल N1 कैपिटल N2 एरिया ऑफ इनर डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। अच्छा, लेंथ दोनों के लिए क्या थी, अभी जो केस लिया हमने दोनों सोलेनोइड्स के लिए लेंथ इक्वल थी, एरिया हमेशा अंदर वाले सोलेनोइड का इनर का एरिया आएगा। N1 N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, भी है कैपिटल N1 कैपिटल N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और स्मॉल n की टर्म में बताना चाहें तो ये बता सकते हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सेल्फ इंडक्टेंस की तरह किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर, एरिया पर, लेंथ पर, मीडियम पर। इसके अलावा ये एक और एक्स्ट्रा फैक्टर पर डिपेंड करता है कि आपने कॉइल्स को कैसे रखा हुआ। अभी ये दोनों कॉइल्स क्या थी, इनको एक्चुअली रखी थी, ठीक है। और अलग अलग तरह के अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, कॉइल्स को आप ज़रूरी नहीं है ऐसे ही रखें, एक कॉइल को आपने ऐसे रख लिया और दूसरी कॉइल को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कपलिंग इनकी, ठीक है। वो एक्चुअल में स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए CBSE के कोर्स में इन्वॉल्व है नहीं, कपलिंग कांस्टेंट वगैरह जो आता है, अदरवाइज़ तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है।